आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ में। जैसा कि आपको पता है, ओडिशा का ट्रेन एक्सीडेंट एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आज आपको बताने वाला हूं मैं, और कैसे इस मामले को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। आज के इस विषय में सीबीआई क्यों इंटरफेयर कर रही जाकर के, और सीबीआई जांच क्यों शुरू कर दी गई है, एक तो ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने इस ट्रेन के बारे में वीडियो बनाए हैं, देखा है, लेकिन आज मैं आपको टेक्निकलिटीज के साथ में आप बताने वाला हूं कि कैसे ये आपका एक्सीडेंट हुआ है। आखिरकार तीन ट्रेनें कैसे आपस में टकरा सकती हैं, क्या मामला था पूरा, इस वीडियो में आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। और क्या एक सिस्टम का फेल्योर है या यहां पर जानबूझकर ये दुर्घटना कराई गई है, दोनों में से क्या कारण है वो तो सीबीआई अपनी जांच में जरूर बताएगा, लेकिन हम यहां पर समझेंगे कि एक्चुअली में ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर आप देखेंगे इस वीडियो में तो आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि बहुत ही भयानक स्थितियां मंजर बयां करता है। सैकड़ों में लोगों की जानें गई हैं, जो कि डाटा 300 के आसपास पहुंच चुका है, हजारों के आसपास लोग घायल हैं। इसके बावजूद भी चलिए अब मुद्दे में हम आते हैं वापस। तीन टिगरे आपकी ट्रेन कैसे आपस में टकरा सकती हैं। इस टकराने के पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कि मामला कहां से संबंधित है। यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं पूरा जो हमारा ट्रैक सिस्टम है, कैसे ट्रेन मूव करती है और कैसे यहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावना दिखाई गई है और हमारी घटना हुई है। लेकिन इससे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो घटना हुई है ये ओडिशा में हुई है, यानी कि ये जो मामला है उड़ीसा का मामला है। उड़ीसा पर एक आपका बालासोर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ये घटना आपकी हुई है। एक और ये पश्चिम बंगाल से आ रही ट्रेन, एक जो हमारी ट्रेन थी जिसे कोरोमंडल एक्सप्रेस कहा जाता है, सुपरफास्ट कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, ये आपकी जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही थी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा विजिबल हो पाएगा क्लियर तरीके से। शालीमार जो हमारा स्टेशन है पश्चिम बंगाल से, वहां से एक ट्रेन चलती है जो कि कोरोमंडल ट्रेन है। खड़गपुर स्टेशन आपका पड़ता है, जहां से पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को छोड़ करके वो ओडिशा के बॉर्डर में इंटर करती है आकर के ट्रेन, और उसके बाद वो ट्रेन चलते चलते आती है और बालासोर के पास पहुंच जाती है। इस बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ही आपका ये इंसिडेंट होता है, घटना होती है। अब इस घटना के दौरान में जरा समझने का प्रयास करते हैं। एक ट्रेन जो पश्चिम बंगाल से आपका चेन्नई जा रही थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस, आपने नाम सुना होगा इसका। अब ये ट्रेन टकरा जाती है और इसी के दौरान में दो और ट्रेनों के साथ दुर्घटना होगी। इसमें आपने एक सुना होगा, एक मालगाड़ी थी, गुड्स ट्रेन थी, एक आपकी यशवंतपुरम सुपरफास्ट हावड़ा एक्सप्रेस थी हमारी। विल डिस्कस ऑन दिस, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जरा आप समझते हैं एक्सीडेंट का कारण क्या हो सकता है। और ये जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि रेलवे का सिस्टम कैसे चलता है। आपको पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपने अक्सर देखा होगा ट्रैक्स बने होते हैं रेलवे में। इन्हीं ट्रैक्स में क्या होती है, आपकी ट्रेन चल रही होती हैं। इस ट्रैक में एक सिस्टम होता है, अक्सर आप देखते होंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे, हाँ तो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका ये सिस्टम दिखाई पड़ रहा है। कुछ ऐसे ट्रेन के स्ट्रक्चर्स आपने अक्सर देखे होंगे जब भी आप ट्रेन में सफर कर रहे होंगे। अब ये मामला क्या है, जरा इसको देखते हैं, समझते हैं बात को। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक आपकी ट्रेन है और ये ट्रेन आपकी चल रही है यहाँ से इस ट्रैक पे, ये मान लेते हैं ट्रैक 1 है। यह जहां पर ये घटना हुई वहां पर 4 ट्रैक थे, 4 कुल आपकी ट्रेन की पटरियां थी जिनसे ट्रेन निकल सकती थी। ये ट्रैक नंबर 1 मान लेते हैं, ये ट्रैक नंबर 1 था। ये ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर 3, ट्रैक नंबर 4। होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं ट्रैक 2 में 2 ट्रेनें चल रही है, एक ट्रेन 1 T1 चल रही है, एक ट्रेन T2 चल रही है। अब मान लेते हैं यहां से ट्रेन एक T1 गुजर रही थी, लेकिन पीछे से एक T2 ट्रेन आ रही है उसी वाले ट्रैक पे, लेकिन वो सुपर फास्ट ट्रेन है, यानी कि वो तेज चलने वाली है। तो सिंपल सी बात है, ये स्लो चलेगी, उसको तेजी से निकलना होगा। उसके लिए क्या होगा कि इसको रास्ता चाहिए, तो एक व्यवस्था होती है जिसे कहते हैं लूप लाइन। लूप लाइन का काम क्या होता है कि ये जो सिस्टम है आपका, यहां से T1 ट्रेन आएगी और इस ट्रैक से इंटर करेगी और ट्रैक 1 में आ जाएगी। यहां पर ट्रेन T1 आ चुकी है, और ऐसी स्थिति में जब ये ट्रेन T1 यहाँ पर आएगी और यहीं पर रुक जाएगी कुछ समय के लिए। जब अक्सर आप ट्रेन में सफर करते हो तो आपने देखा होगा ट्रेन काफी रास्ते में रुकी रहती, खड़ी रहती है। कई बार आप सोचते हो अचानक ट्रेन क्यों रुक गई, वो एक्चुअली में दूसरी ट्रेन को साइड दे रही होती है निकलने के लिए। यहाँ से ट्रेन 2 जो होगी सुपर फास्ट, वो क्या होगी, इजिली निकल जाएगी। और जैसे ये निकलेगी, इसके लिए अब आप दूसरे अगर फिगर पर देख पा रहे होंगे तो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये एंट्री पॉइंट था जहां से लूप में इंटर करेगी ट्रेन, यहाँ पर रुकी रहेगी। दूसरी ट्रेन है वो आपकी ट्रेन T1 जो है, आपकी T2 जो दूसरी ट्रेन होगी सुपरफास्ट, वो आसानी से यहाँ से जब क्रॉस कर जाएगी तब इस लूप के माध्यम से आगे से फिर ये ट्रैक पे जोड़ दिया जाएगा और वो पुनः अपने एग्जिट होकर के उसी ट्रैक में वापस शुरू हो जाएगी चलना। ऐसा सिस्टम चलता है। प्रश्न ये बनता है कि इसमें दिक्कत क्या थी, अगर ऐसा कुछ मामला है तो चलते रहने, ये होता कैसे है, क्वेश्चन ये बनता है दिमाग में। फिर आप समझ पाओगे आसानी से कि एक्चुअली में क्या होगा। तो दो चीजें होती हैं,
जब भी यहाँ पर कोई ड्राइवर है जो कि ट्रेन का, उसका कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे ड्राइवर को दो तरीके से, एक होता है इंटरलॉकिंग सिस्टम, जो कि इस समय मैकेनिकल इंटरलॉकिंग सिस्टम प्रयोग किया जा रहा है, डिजिटली वे में है, इलेक्ट्रॉनिक वे में है, कंप्यूटराइज तरीके से ऑपरेट किया जाता है। ट्रैक में फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई ट्रेन चल रही है आपकी, इसके ट्रैक को चेंज करना पड़ेगा, तो ट्रैक को चेंज करने के लिए, इसको लूप लाइन में एंट्री कराने के लिए क्या होगा, इसके पास सिग्नल आएगा। सिग्नल दो तरीके से होगा, या तो रेड लाइट आपको दिख रही होती है जिससे कि उसको आइडिया लग जाता है कि आपका लूप लाइन में ट्रांसफर होना है, यानी कि आगे का जो रास्ता है वो रुकावट वाला है, और इसलिए वो अपना कुछ समय के लिए स्टॉप कर देगा अपनी गाड़ी को जिस तरीके से। अब इसके लिए खुद नहीं करता है, एक स्टेशन से, जो कि स्टेशन हाउस होगा, वहीं से यहाँ पर आदेश जारी किया जाएगा, यानी कि इंटरलॉकिंग सिस्टम का आदेश जारी करेगा और लूप को चेंज करेगा डायरेक्शन, और जब वहां से इंडिकेटर मिल जाएगा तब वो जो ट्रेन है वो अपने इस लूप्स के माध्यम से एंट्री करके इधर आ जाएगी। यानी कि ये जो स्टेशन होगा जहां से इंडिकेशन आएगा इसके बारे में, उसके माध्यम से, जो कि कंप्यूटराइज सिस्टम है, आपको मैं बता देता हूँ, स्टेशन मास्टर ऐसा कुछ आपका सिस्टम होता है, ऐसे आपका चेंज करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल उसको पता है कि लूप में ट्रांसफर करने के लिए वो जला देगा रेड वाला, और वहां से शिफ्टिंग हो जाएंगी। आपको देखा होगा ट्रेन की ट्रैक्स क्या होती है, शिफ्ट होती हैं, और उसके माध्यम से ट्रेन गुजर जाएगी। अब इसीलिए इस ट्रेन हादसे में ड्राइवर कोई किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। बाकी जांच का विषय है, वो अलग मामला है कि क्या हाई स्पीड में थी, और ये भी पता लगा है कि हाई स्पीड में नहीं चल रही थी। अब मामला क्या हुआ इस कोरोमंडल वाले एक्सप्रेस मामले में, अब जरा देखिए, आइए इस घटना को लौट करके। ये सिस्टम चलता है इस तरीके से, पूरा सिस्टम ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, और इस तरीके से ये आपका चेंज मैसेज ट्रांसफर करने का काम करेगा यहाँ से टेक्निकल, जो कि पूरा का पूरा आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन चुका है। हुआ क्या इस ओडिशा वाले मामले में, एक ट्रेन जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि पश्चिम बंगाल से चेन्नई की तरफ जा रही थी, जिसका नाम था कोरोमंडल एक्सप्रेस 12841, जो कि सेकंड ट्रैक पे चल रही थी। 4 ट्रैक मैंने बताए थे ओडिशा में, बालासोर में थे आपके, इसमें से जो सेकंड ट्रैक था, सेकंड ट्रैक पे कोरोमंडल एक्सप्रेस चल रही थी। इसको सिग्नल मिल गया, अब सिग्नल मिला होगा तभी ये लूप में एंट्री गई। इसको सिग्नल ये मिला कि ट्रेन को किस में करना है, लूप में एंटर करना है। अब इसने क्या किया, अब ये दो तरीके हो सकता है कि गड़बड़ी हो गई हो मैकेनिकल तौर पे और गलत सिग्नल चला गया हो, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज, लेकिन इसकी संभावना कम है क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है किसी भी मामले में। तो दूसरी संभावना ये हो सकती है कि जो स्टेशन मास्टर है उससे गलती से हो गया हो, और यही कारण है क्या जानबूझकर घटना की गई है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर सीबीआई जांच की इंक्वायरी बैठा दी गई है, मामला सिर्फ इतना है। अब जरा समझने का बात करिए, यहाँ पर कोरोमंडल लूप के माध्यम से ट्रैक 1 में एंट्री कर जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि लूप में ऑलरेडी एक ट्रेन क्या थी, स्टॉप थी, रुकी हुई थी, जो कि दूसरे वाले लूप से आकर के यहाँ पे क्या कर रही थी, रेस्ट पोजीशन पे थी, और वो थी एक मालगाड़ी। जरा समझिएगा, इसे गुड्स ट्रेन कहते हैं, मालगाड़ी यानी कि सामान जो ले जाने वाली है, और ये मालगाड़ी ऑलरेडी रुकी हुई है। मालगाड़ी का अपना एक प्रोसीजर होता है, वो समय समय पर रास्ते में रोक रोक करके वो चेक करते रहते हैं, और यही कारण है कि यहाँ के ड्राइवर और होमगार्ड इस गाड़ी को चेक कर रहे थे। अब क्या होगा कि जब कोरोमंडल हाई स्पीड से चल रही है, 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, और जैसे वो एंट्री करके आती है, यहाँ पर मालगाड़ी खड़ी है, और मालगाड़ी के साथ में क्या होता है, इसका कोलैप्स हो जाता है, आपस में टकरा जाती हैं। दुर्घटना इसलिए और भयानक हो जाती है क्योंकि इस समय अपनी डिब्बे ट्रैक चेंज ही कर रहे थे, आधी ट्रेन अभी इस वाली पटरी में है, आधी ट्रेन इंटर कर चुकी है, और आधी ट्रेन यहाँ पे कोलैप्स करती है। इंजन तो पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, और क्योंकि लूप में उस पोजीशन पर यहाँ पे जो डिब्बे हैं, अगर आप सीधा होता टकराती जाकर के, तो संभावना था कि एक डिब्बा दूसरे डिब्बे के ऊपर चढ़ सकता था, तो जो दुर्घटना वो उतनी भयानक न होती, लेकिन क्योंकि पोजीशनिंग ऐसी थी तो तुरंत पलटना चालू कर देता है, और 10 से 15 के आसपास डिब्बे फटाफट पलटना शुरू कर देते हैं। तो ये वाले डिब्बे तो सारे पलट जाते हैं यहाँ पर, और इस दौरान में क्या होते हैं, इस ट्रेन से सारे डिब्बे लूप रास्ते से उतर जाते हैं। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, चलिए ठीक है, तो ये दो ट्रेनें आपस में टकराती हैं, और इसी दौरान में एक घटना और होती है। तो तीसरी ट्रेन कैसे इसमें एंट्री की आकर के, जरा इसको भी समझ लेते हैं। तो तीसरी टेक्निकलिटीज का मामला सिर्फ इतना है कि जब ये ट्रेन के डिब्बे उतरे, तो इस दौरान में इसके ट्रेन के कोरोमंडल ट्रेन के डिब्बे जंप करके पहुंच गए कहां पर, स्वाभाविक सी बात, जब घटना हुई तो तीसरे ट्रैक में पहुंच गए, और तीसरे ट्रैक में डिब्बे गिर गए जाकर के। उसी समय पर एक ट्रेन जो कि यशवंतपुरम हावड़ा एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस तीसरे ट्रैक में चली आ रही थी, और तीसरे ट्रैक में जब आ रही थी तो ये जो हमारा मामला, इसे कुछ डिब्बे यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए थे, उसका रास्ता ऑलरेडी जाम हो चुका है, और ये हावड़ा एक्सप्रेस जो थी यशवंतपुरम तीसरे ट्रैक पे आ रही थी, वो आकर के कोरोमंडल के डिब्बों के साथ में क्या होती है, टकरा जाती है। क्योंकि आइडिया नहीं ना, सडन हो गया, कोई सिग्नल तो मिला नहीं, रुकावट तो थी नहीं, अचानक ब्रेक आप कितना लगाएंगे, कंट्रोल होगा नहीं, ब्रेक लगाते लगाते इसके डिब्बे क्या होते हैं,
कोलैप्स कर जाते हैं। पीछे में कुछ नुकसान आता है लेकिन आगे के डिब्बों में ज्यादातर नुकसान आता है और इस प्रकार 3 ट्रेनें आपस में क्या होती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं, टकरा जाती हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुरा एक्सप्रेस और हमारा यहाँ पर जो गुड्स ट्रेन थी, एक मालगाड़ी था। क्वेश्चन ये बनता है, अब प्रश्न ये बनता है कि एक्चुअली में इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो 2 ही कारण मैंने आपको बताया, या तो सिस्टम का फेलियर हुआ, सिग्नल गलत तरीके से दिया गया कोरोमंडल को और इसलिए लूप में इंटर कर गई वो ट्रेन जाकर के जहां पे ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी हुई थी। अगर ऐसा है मामला तो इसका मतलब सिस्टम का मामला है। अगर सिस्टम का फेलियर नहीं था वहां पर, जो कि टेक्निकलिटीज के आधार पर कहा जा रहा है कि बहुत कम चांसेस हैं, फिर भी क्योंकि मशीनरी सिस्टम है तो हो भी सकता है, तो दूसरा मामला बनता है क्राइम का मामला और यही कारण है कि सीबीआई इसमें इंटर कर रही है। या तो जानबूझ करके स्टेशन मास्टर के द्वारा किया गया या तो गलती से हो गया सिस्टम, और इसके बारे में जांच जारी की गई है और यही कारण है कि इस पूरे मामले को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया और अब इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू भी हो चुकी है। ये एक्चुअली में पूरा मामला था जो कि इस संबंधित दुर्घटना से, तो आई होप कि आपको क्लियर कट तरीके से आप समझ आ रहा होगा कि एक्चुअली में दुर्घटना हुई कैसे और इंटरलॉकिंग सिस्टम का क्या रोल है, लूप सिस्टम क्या होता है और ट्रेन कैसे काम करती है, ये आपको पूरा आइडिया यहाँ पर हुआ होगा। आई होप कि आपको इस छोटे से टॉपिक के माध्यम से काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड ऐसे ही करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उससे हम अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ हमारी एक एमसीक्यू की सीरीज शुरू होने वाली है जो कि हम जीएस कंपटीशन के लेकर के पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट, करंट अफेयर की पूरी करंट अफेयर के साथ साथ में एक एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आप जुड़िए और जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आज के लिए इतना है, धन्यवाद, जय हिंद।